बहुत ज़्यादा इस तरीके के लोग हैं, उनके लिए तो ईसा मसीह की तरह इतना ही कह सकता हूँ कि भगवान उनका भला करे। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि देश में डॉक्टर सतीश पूनिया जाट समाज के सबसे बड़े नेता हैं? वो व्यक्ति ये जोर दे के कह रहा था कि बीजेपी की सरकार तो आएगी। हाँ, ये बात यानी हो सकता है कि व्यक्तिगत रूप से किसी उम्मीदवार के प्रति नाराजगी हो। कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट थी और हम जमीन पर साइलेंटली काम कर रहे थे। वो लीडर्स को आगे तो रखती है लेकिन उन लीडर को तवज्जो नहीं करती। संगठन ही नहीं है उनका। यानी ताले की चाबी हुड्डा जी के पास थी। हालांकि मैं तो कहूंगा कि हम अपनी खूबी से जीते, लेकिन इसमें ये बात भी है कि जो सामने वाला पक्ष है उसकी जो कमजोरियां हैं वो भी जीतने के लिए प्रेरित करती है। बिना खर्ची और बिना पर्ची की ये वहाँ पे एक जुमला नहीं था, हकीकत थी। लोगों ने उसको अच्छे से एक्नॉलेज किया। राजस्थान में आप मानो या नहीं मानो, लेकिन ग्राउंड पे स्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं है। निराशा है काफ़ी लोगों में। हरियाणा में विधानसभा चुनाव जब शुरू हुए तो उससे पहले ये माना जा रहा था, पूरे देश भर में इस तरह का नैरेटिव था कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस पार्टी बहुत ही प्रचंड बहुमत से जीत रही है। लेकिन जब परिणाम आया, जब सारे टीवी चैनल से सारे जो सर्वे हैं वो विपरीत हो गए, तब लोगों का ध्यान एक केंद्र की तरफ गया और वो केंद्र था राजस्थान की राजधानी जयपुर और घर था डॉक्टर सतीश पूनिया का। डॉक्टर सतीश पूनिया हरियाणा के प्रभारी थे और प्रभारी होने के नाते पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर ही थी। किस तरह से बाजी पलटी और किस तरह से बीजेपी जो हार रही थी वो जीती और बढ़िया जीती, बहुमत से जीती। ये तमाम चीज़ें कैसे हुई, इस सब को लेकर हम आज डॉक्टर सतीश पूनिया के पास आए हैं। बात करेंगे किस तरह से क्या कुछ हुआ है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो यही सब पूछ रहे हैं कि ये चमत्कार कैसे हुआ। आप रणनीति बोलते हैं लेकिन लोगों की दृष्टि में चमत्कार है, तो ये चमत्कार हुआ कैसे? वैसे तो दुनिया में चमत्कारों का भी अपना एक स्थान है, लेकिन राजनीति में चमत्कार के पीछे जो चीज़ें हैं उसमें एक अच्छा संगठन, विचार, बुद्धि कौशल, अच्छी रणनीति, प्रबंधन, ये सब मायने रखती हैं। इसलिए ऊपरी तौर पर चर्चा जरूर है एकदम से चमत्कार कैसा हुआ, पर उस चमत्कार के पीछे की पृष्ठभूमि एक अच्छी रणनीति से जुड़ी होती है। तो मुझे लगता है कि जो हरियाणा का जो पिछले 10 वर्षों का जो मिजाज रहा है उसमें आमतौर पर उससे पूर्ववर्ती समय में हरियाणा में कांग्रेस के विपरीत लोगों का विचार रहा है। एक एंटी कांग्रेस सेंटीमेंट हमेशा रहा, जिसने लोकदल को पनपाया, जिसने बंसीलाल जी की पार्टी को पनपाया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिला। तो एक लंबी पृष्ठभूमि है, पर 10 वर्षों का इतिहास देखें तो लोगों को लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी होती है, सत्ता बदल जाएगी, इस धारणा से काम करते हैं। लेकिन वहाँ की जो स्टैटिस्टिक्स थी, वहाँ का जो जनमानस था और बीजेपी का एक अच्छा समर्थक वर्ग ठीक तरीके से जुड़ा। कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया और प्रधानमंत्री जी से लेके, गृह मंत्री जी से लेके, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम लोगों ने हरियाणा को प्राथमिकता पर रखा। धर्मेंद्र प्रधान जी जैसे जो उड़ीसा से चुनाव जीत के आए थे, उनका एक अपना अनुभव था। मुझे लोकसभा के दौरान कुछ चीज़ों का ध्यान में आया कि प्रबंधन के तौर पर ये ठीक करने से विधानसभा में ठीक हो सकता। तो कुल मिलाकर एक मिश्रित सी बात थी कि अच्छी टीम से और उस टीम की प्रतिबद्धता से हम लोग ये चुनाव जीते। तो चमत्कार लोगों की नज़र में, हमारी नज़र में परिश्रम था। एक जो बीजेपी का कार्यकर्ता था, बड़े बड़े नेता थे, वो भी यही मान के चल रहे थे कि हार रहे हैं। क्या आपके मन में ऐसा कोई सवाल कभी आया कि हम हार जाएंगे या जीत तक नहीं पहुंच पाएंगे, पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंच पाएंगे? क्योंकि बड़ा नैरेटिव ये था कि ये माना जा रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में पूरा जाट है, वहाँ का सबसे बड़ा तबका है वो जा रहा है, और कुमारी शैलजा की वजह से ऐसी भी साथ है। क्या कभी मन में ऐसी कोई बात आई आपकी? देखिए, मेरे अपने तर्क हैं इस मामले में कि 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि हरियाणा में सरकार बन सकती है। 19 में जब चुनाव हुए तो लोगों ने कहा एक बार आ सकती है, बार बार नहीं आ सकती, दोबारा आ गई। 19 के जब फिगर देखे तो ये पता लग रहा था कि बीजेपी को वहाँ इक्वल स्पेस है, यानी 40 पे जीते, 37 पे रनर अप थे, यानी 77 सीट्स ये इंडिकेट कर रही थी कि वहाँ बीजेपी का वजूद है। किस परिस्थिति में कि जब कोई कल्पना नहीं करता था। दूसरा, जब लोकसभा की जब चुनाव हुए तो लोग कहते थे बीजेपी यहाँ हारेगी, कांग्रेस यहाँ पूरा की 10 सीटें जीतेगी। गलतफहमी और अंडर एस्टिमेट यही किया लोगों ने बीजेपी को, कि लोगों ने कहा बीजेपी 5 सीटें हार गई। किस परिस्थिति में? जब जवान, पहलवान, किसान, संविधान, ये सब नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ थे। ऐसे में हमारी उम्मीद का जो एक कारण था वो था 44 सीटों पर इतनी प्रतिकूलता में बीजेपी ने विधानसभा के सेगमेंट वाइज लोकसभा के चुनाव में बढ़त बनाई।
40 पे आई है, 37 पे आई है, 44 पे आई है, तो वो एक भरोसा पैदा कर रही थी कि हम यहाँ गॉन केस नहीं है, हम कांग्रेस से मुकाबला कर सकते हैं। और इसलिए उस भरोसे ने हमारी चीज़ को बढ़ाया कि हम और परिश्रम करें। और जो मैंने रणनीति की बात की है, तो उस चीज़ को बाहर उस समय प्रचारित नहीं किया जा सकता था, ये बंद कमरे की चीज़ें होती हैं। लेकिन हम हरियाणा के मिजाज को भांप चुके थे कि हरियाणा स्वभाव से एंटी कांग्रेस है, उनके प्रति कोई अनुराग नहीं है, हमारे से कोई जुड़ाव नहीं है। और उसी पर एक अच्छी स्ट्रेटेजी प्लान करी, जिसमें टीम के तौर पर हरियाणा की टीम इंडिया, ये सब वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन से जुड़ी, वर्किंग अच्छी हुई। तो वो करते करते कुछ सीट ऐसी थी जो लग रहा था कि ये जीतने वाली हैं, कुछ ऐसी थी जो फाइट वाली हैं। हमने फाइट की सीट को फोकस किया और ये चमत्कार हो गया। जीतने के बाद अमित शाह जी का, मोदी जी का कैसा रिएक्शन, मतलब उनको भी लगा था कि चमत्कार हुआ है, या माइक्रो मैनेजमेंट का उनको पूरा पता था पहले से कि कैसे क्या चल रहा है सब कुछ? देखिए, हरियाणा के बारे में जो प्रचारित तो पूरे देश भर में यही था कि बीजेपी के लिए मुश्किल है, लेकिन जो बड़े नेताओं का जो कॉन्फिडेंस था, उससे हमें भी इंस्पायरेशन मिलता था। इसलिए कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का भरोसा रहा ही होगा। लेकिन जब पूरा दुनिया कुछ कह रही हो और एकदम से जीतते हो, तो उसका आनंद कुछ अलग होता है। तो उस जीत ने उनको भी उत्साह दिया, पूरे देश को दिया, कार्यकर्ताओं को दिया, क्योंकि जीत एक तरीके से मनोबल देती है पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं के बीच में। जो ये ज़रूर है कि प्रबंधन और अभियान, इन दोनों में प्रधानमंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया, गृह मंत्री जी ने प्रबंधन में समय दिया, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संगठनात्मक कामों को बराबर समीक्षा वो करते रहे। तो इन 3 लोगों की, हरियाणा की, इन्होंने प्राथमिकता से चिंता भी करी और हमें सहयोग भी किया। एक वीडियो वायरल हुआ मनोहर लाल खट्टर का, कोई सभा का था, कोई लड़का था जिसने कहा कि ये सीट हार रहे हैं लेकिन सरकार आपकी बन रही है। वो बहुत कॉन्फिडेंस से बोला उन्होंने। उस चीज़ को मनोहर लाल जी ने बहुत हल्के में लिया, उसको बाहर निकलवा दिया। तो ये इस तरह के जो लोग ईमानदारी से या देख रहे थे या बता रहे थे, ऐसे लोगों से आपका भी कभी सामना हुआ होगा कि सच बोलने वाले जो लोग हैं, जो वास्तविक रिपोर्ट दे रहे थे? जीतने के लिए आपको सच सुनना ही होता है। तो जो मैंने प्रबंधन की और रणनीति की बात करी है, तो उसमें इतना कलेजा तो चाहिए ही कि मैं लगभग 2000 लोगों से, जो चुनाव के इच्छुक थे या उनके समर्थक थे, उनसे अलग अलग जगह उनकी इक्वेशंस के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में बराबर करते रहे। कॉन्स्टिट्यूंसी के पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, इस पर भी वर्क किया था, क्योंकि अन्यथा तो ये चीज़ें करेक्ट हो ही नहीं सकती थी। जो मैं कह रहा हूँ कि जो लोकसभा में कमी थी, वो हमने विधानसभा में दूर की। कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट थी और हम जमीन पर साइलेंटली काम कर रहे थे। लेकिन हमने जो कोई चाहे नाराजगी से या असंतोष के तौर पर या सलाह के तौर पर भी कोई नकारात्मक बात कर रहा था, तो उसको सुन रहे थे। वो जो प्रसंग हुआ, उसमें वो व्यक्ति ये जोर दे के कह रहा था कि बीजेपी की सरकार तो आएगी। यानी हो सकता है कि व्यक्तिगत रूप से किसी उम्मीदवार के प्रति नाराजगी हो, पर बीजेपी ये प्रूव कर रहा था कि बीजेपी के प्रति नाराजगी नहीं। अच्छा, कुमारी शैलजा कांग्रेस से नाराज़ थी, ये दिख भी रहा था, वीडियो भी आ रहे थे, सब चीज़ें। आपको क्या लग रहा था, कितना फ़ायदा कुमारी शैलजा से नाराज़ होने से मिला, और ये समझ गए कि कांग्रेस में जो विखंडन हुआ उसका फ़ायदा मिला? देखिए, एक तो कांग्रेस ने जो बरसों बरस तक वोट बैंक की राजनीति की है, अब वो समय आ गया जिससे लोग उकता गए। वो केवल वोट बैंक के नज़रिए से देखा, उन तबकों में कांग्रेस ने क्या रिफॉर्म किया अभी तक वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाई। दूसरा, वो लीडर्स को आगे तो रखती है, लेकिन उन लीडर को तवज्जो नहीं करती, संगठन ही नहीं है उनका। और स्वाभाविक तौर पर शैलजा जी वहाँ की पार्टी की बड़ी नेता हैं, बहुत अरसे से वो हैं, तो उनका भी एक अपना समर्थक शुभचिंतक वर्ग है, उनमें भी उत्कंठा थी। लेकिन वहाँ हरियाणा में एक तरफा ही कैंपेन था कि हुड्डा सरकार आ रही है, यानी ताले की चाबी हुड्डा जी के पास थी। शैलजा के समर्थकों में इस बात को लेकर मायूसी तो थी, और इसलिए हालांकि मैं तो कहूँगा कि हम अपनी खूबी से जीतें, लेकिन इसमें ये बात भी है कि जो सामने वाला पक्ष है उसकी जो कमजोरियां हैं वो भी जीतने के लिए प्रेरित करती हैं। तो शैलजा जी के समर्थकों में एक निराशा, उदासीनता, मायूसी थी, जो कांग्रेस की हार का कारण बनी। अच्छा, जब ये इसकी बात होती है कि निराशा होती है, मनोहर लाल खट्टर को लेकर आपके भी दल में इस तरह की चीज़ें थी, और संभवतः इसी वजह से लोकसभा चुनाव से पहले उनको रिप्लेस किया गया। तो वो जो डैमेज कंट्रोल और एंटी इनकम्बेंसी उनकी वजह से बनी हुई थी, वो कैसे दूर हुई, उसके लिए क्या रणनीति बनाई? देखिए, मनोहर लाल जी ने 9.5 साल के कार्यकाल में हरियाणा में कुछ अच्छे काम किए,
जैसे बिना सिफारिश के, बिना पूंजी के व्यक्ति का भर्ती होना और किसी भी जाति बिरादरी के किसी भी व्यक्ति के घर में नौकरी लगना बड़ी बात होती है। बिना खर्ची और बिना पर्ची की, ये वहाँ पे एक जुमला नहीं था, हकीकत थी। लोगों ने उसको अच्छे से एक्नॉलेज किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर भी वहाँ कुछ चीज़ें ठीक हुई, कुछ उनकी नीतियों का एग्जीक्यूशन थोड़ा लेट हुआ, इसलिए लोगों में वो चर्चा जरूर उस तरीके की बनी थी। नाराजगी भी थी उनको लेकर कुछ चीज़ें। देखिए, मुझे लगता है कि ये तो राजनीति का एक सामान्य स्वभाव है। किसी व्यक्ति की कोई अपेक्षा पूरी नहीं हो तो वो मेरे से भी नाराज हो सकता है, और इसलिए उस किस्म की चर्चा थी। लेकिन पार्टी कोई एक्सेप्शन नहीं था। बहुत सारे प्रदेशों में मुख्यमंत्री बदलती हैं, उसके बाद उनको अलग दूसरा प्लेसमेंट मिलता है। योग्य समय पर योग्य तरीके से मनोहर लाल जी को केंद्र में भेजा। केंद्र में एक अच्छी बड़ी जिम्मेवारी दी। नायब सैनी की ऊर्जा अपेक्षाकृत ज़्यादा थी, तो एक समन्वय भी हमारे साथ था कि मनोहर लाल जी का अनुभव और नायब सैनी की ऊर्जा, ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट था। वहाँ तो बाप बेटे लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ एकजुटता के साथ में सारे लीडर सरकार लाने के लिए प्रयत्नशील थे। हरियाणा किसानों को लेकर अति संवेदनशील है, पहलवानों को लेकर भी है, किसानों को, इसको जवानों को लेकर भी है। एक बड़ा इशू बना था महिला पहलवानों को लेकर, और एक आंदोलन भी हुए, और उसके बाद जब ओलंपिक से वापस आई विनेश फोगाट तो लोगों की एक बड़ी भीड़ भी थी। तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा तबका है कांग्रेस की तरफ जा रहा है। इन तीन चीज़ों को मैनेज करने के लिए क्या माइक्रो मैनेजमेंट अपनाया आप लोगों ने? देखिए, ये कांग्रेस का ही नैरेटिव सेट किया हुआ था। आज यदि आंकड़े देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने, और मैं तो ये कहूँगा किसानों के लिए भी, वाजपेयी जी से लेके मोदी जी तक जितने रिफॉर्म हुए हैं, फसल बीमा से लेके पीएम किसान से लेके ग्राम सड़क योजना से लेके नीम कोटेड यूरिया से लेके सॉइल हेल्थ कार्ड से लेके, ये तमाम चीज़ें थी जिससे हरियाणा के आम किसान को लाभ हुआ था। फिर एक भरोसा दिया हमने 24 फसलों पर एमएसपी का, जो हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा था। कुल मिलाकर कांग्रेस को अवसर मिल चुका था, लेकिन कांग्रेस ने इस तरीके का भरोसा देने वाला काम कभी वहाँ नहीं किया था। खिलाड़ियों के लिए भी वहाँ की सहूलियतों का आम खिलाड़ी जिक्र करता है कि उसको जो सुविधाएं मिली, जो परफॉर्म किया, सरकार ने अच्छे से समर्थन उनको किया। आज भी हम ओलंपिक नर्सरी की बात करते हैं तो हमारा कमिटमेंट है वो पूरा करें। कुल मिलाकर लोकसभा के दौरान जो नैरेटिव फैलाया गया था जवान, पहलवान और किसान के नाम पर, आज अग्निवीर को हमारे मुख्यमंत्री ने धड़ल्ले से कहा है कि हम उनको 100% नौकरियां हरियाणा में देंगे। यानी जो एक तरीके का परसेप्शन था वो आते आते बिल्कुल डिफ्यूज हो खत्म कर दिया। दूसरा जो प्रचारित किया गया, किसान वोट नहीं देंगे, मैं समझता हूँ कि हमने बहुत ऐसी जो हार्ट थे, जो बिल्कुल हार्ट सीट्स थी, उन सीटों पर भी अच्छी जीत दर्ज की है। और दादरी, बाडड़ा, ऐसी सीटें हम लोगों ने, खरखोदा, सोनीपत में 4 सीटें जीतना। तो कुल मिलाकर ये प्रूव करता है कि ये केवल कांग्रेस का नैरेटिव था। बीजेपी ने वर्किंग करी, बीजेपी को किसानों ने, एक अच्छे तबके ने अच्छे से वोट दिया। तो कुल मिलाकर मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कम या ज़्यादा हर तबके का, हर हिस्से का वोट पड़ा, और तभी ये जीत में तब्दील हुआ। आपने कहा कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे। अब ये तो तय है कि नायब सिंह सैनी ही सीएम बनने जा रहे हैं, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर भी जो आजमाइश चल रही है, ऐसे कोई नाम आपके दिमाग में आ रहे हो, ऐसे कोई नाम हो जो आपको लग रहा हो कि ये बनने ही चाहिए, जो आपने देखा फील्ड पे, लोगों काम को देखा, संगठन को देखा, उस हिसाब से? देखिए, हालांकि मुख्यमंत्री के लिए भी पार्टी का जो संसदीय दल है और उसके बाद जो विधायक दल है, उसको एक परंपरा और व्यवस्था के नाते उसकी एक व्यवस्था रहती है। लेकिन ये सच है कि हमने नायब सैनी जी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा, जिसकी 30 जून को माननीय गृह मंत्री जी ने घोषणा की। हम लोगों ने चुनाव लड़ा, वो हमारे फेस थे। बाकी तो विधायक दल ने और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय करना है। जहाँ तक मंत्रिमंडल का सवाल है तो बहुत पेचीदगियाँ नहीं है, क्योंकि छोटा स्टेट है और जो लोग भौगोलिक और सामाजिक रूप से जहाँ जहाँ जीते हैं उसमें उनका रिप्रेजेंटेशन रहेगा। पर मुझे अभी भी लगता है, जितनी हमारी चर्चाएं हुई हैं, कवायद हुई है, तो बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। कोशिश करेंगे कि एक अच्छा भौगोलिक और सामाजिक रूप से संतुलित मंत्रिमंडल बने, क्योंकि हमें अपने संकल्प पत्र को बहुत पारदर्शिता से, प्रतिबद्धता से नीचे तक ले जाना, उसको पूरा करना है। इसलिए जो हरियाणा की टीम बनेगी वो अच्छी बनेगी, इतना कह सकता हूँ। चुनाव आपने हरियाणा में जीता है और शक्ति का केंद्र यहाँ बन गया है। पूरी सरकार, पूरा संगठन आज आपके साथ है। क्या ये शक्ति का केंद्र दिल्ली की तरफ रुख कर रहा है, या फिर राजधानी में ही कोई अहम पद की तरफ जा रहा है?
देखिए, जीत जो होती है वो उत्साह देती है कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में, मित्रों में, परिवार से लेकर तमाम लोगों तक। त्रिपुरा में भी जब हम जीतते हैं तो गंगानगर में पटाखे फूटते हैं। तो हरियाणा तो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट था, जीते और मैं उस जीत का हिस्सा था, तो मेरे अपने पार्टी के यहाँ के वर्करों में, यहाँ कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और स्वाभाविक तौर पर जीत जब होती है उसका इम्पैक्ट बगल के प्रदेश पर आता ही है। तो कुल मिलाकर लोग उत्साहित हैं और मुझे खुशी है पार्टी ने जिम्मेवारी दी उसको पूरा किया। तो इसलिए भूमिका क्या होगी ये तो भविष्य के गर्भ में, लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते जो पार्टी ने जिम्मेवारी दी थी अच्छे से परिणाम तक गई है, इस बात का संतोष है। राजस्थान में आप मानो या नहीं मानो लेकिन ग्राउंड पे स्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं है। निराशा है काफ़ी लोगों में। आगे चुनाव है, 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। क्या इसको लेकर पार्टी किसी तरह सोच रही, विचार कर रही है? क्योंकि निराशा को दूर किए बिना चुनाव जीता नहीं जा सकता है। जनता में निराशा है, आम जनता में। देखिए, सारी जो कुल मिलाकर सोच और चर्चाएं होती हैं वो परसेप्शन के इर्द गिर्द होती हैं। ये बात सही है कि कांग्रेस के राज में अराजकता थी और उस अराजकता से लड़कर हम लोग शासन लेके आए, तो कार्यकर्ताओं की, जनता की भी एक अपेक्षा रहती है। कोशिश करिए, क्योंकि समय कम है, अभी मतलब समय कम मिला है मुख्यमंत्री को अपने आप को साबित करने के लिए, लेकिन मुझे फिर भी पूरा भरोसा है कि वो अच्छी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता के नाते अवसर मिलना बड़ी बात है और पार्टी और सरकार दोनों मिलकर अच्छा काम करेंगे और उपचुनाव में जीत हासिल करेंगे। मैं ये कल्पना कर सकता हूँ, कामना कर सकता हूँ। एक बड़ी ज़ोरदार रोचक चीज़ हुई खास तौर से सोशल मीडिया पर, जब चुनाव हो रहा था और उसी दौरान आपका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन करवा के आप मैदान में कूद गए, तो लोगों को एक डर लगा, जो आपके चाहने वाले लोग तो डर लगा कि कहीं कुछ अनहोनी नहीं हो जाए। लेकिन ऐसा क्या कॉन्फिडेंस कहाँ से आया आपके अंदर? वो जो आप वहाँ पहुँचे, आपने वॉर रूम को देखा, सब कुछ मॉनिटरिंग कर रहे थे। देखिए, राजनीति और चुनाव भी क्रिकेट के खेल की तरह है कि आपको आखिर तक लड़ना है। आपकी अपनी चोट, आपकी अपनी व्यस्तता, आपकी अपनी प्राथमिकता। ऐसी लड़ाई में कि जब हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे थे, पूरे देश की निगाह हरियाणा पर थी, पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी, हमारी टीम को जिम्मेवारी दी, तो उस समय कोई कसर नहीं रह जाए, अफसोस नहीं होगी, ये कर लेते तो ये हो जाता। आपको लग रहा था नज़दीक है अपन? बिल्कुल मुझे लग रहा था, क्योंकि लोकसभा में जो कमी थी कि हमारा अपना वोट पोलिंग स्टेशन तक नहीं गया था। इसमें कई फैक्ट काम करने में ये भी एक कारगर काम था कि हम अपने वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक ले जाने में कामयाब हुए, जिसने 2 से 7% वोटों का इजाफा हमें किया। तो वो मेरे दर्द से भी ज़्यादा प्राथमिकता थी कि मैं अपने वर्कर को मोटिवेट रखूं, कुछ चीज़ों को अपने हाथ से ऑब्जर्व कर लूं, और वो उस तरीके की कवायद थी। तो उस समय दर्द काफूर हो गया था और प्राथमिकता ये थी कि हम जीत के नज़दीक जा रहे हैं, थोड़ा और प्रयत्न कर लें। एक मीडिया में परसेप्शन चलता है ये फलां जाति का नेता है, ये जापनी जाति का बड़ा नेता है, तो क्या अब ये मान लिया जाए कि देश में डॉक्टर सतीश पूनिया जाट समाज के सबसे बड़े नेता हैं? देखिए, मैं जातियों का अपना एक स्वाभिमान, अपना एक वजूद है लोकतंत्र में, उसको इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हम जिस पाठशाला में पढ़े हैं उसमें हमें सभी जाति का नेता होना होता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि लोग मेरे बारे में मेरे समर्थन में कहें या विरोध में कहें, लेकिन मैं अंतरात्मा से, शुद्ध अंतःकरण से जो पूरे हिंदू समाज की जायज़ समरसता है उस पर काम करता हूँ। मेरा एजेंडा वही है। तो जो जाति का स्वाभिमान है उस पर मुझे इस बात का गर्व है कि एक ऐसी जाति में मैं पैदा हुआ जिसने किसान के तौर पर और शहादत के तौर पर, देशभक्ति के तौर पर बहुत कुछ किया। लेकिन कुल मिलाकर हैं तो एक समग्र हिंदू समाज का हिस्सा। इसलिए मुझे सब जातियों से मुझे नैतिक रूप से समर्थन भी मिलता है, प्यार प्रेम भी मिलता है। और इसलिए हमारे जो पहले कुछ बड़े नेता थे वो यही कहते थे कि एक जाति का नेता बनना आसान है, सब जातियों का नेता बनना मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि मेरी अच्छाई को देख के, ईमानदारी को देख के कदाचित मेरी जाति को भी गर्व ही होता होगा कि हमारे बीच से कोई एक सामान्य व्यक्ति आज इस जगह पे। तो अब क्या ये माना जाए कि सतीश जी किसी बड़े पद की तरफ जा रहे हैं, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं? हमारे यहाँ कार्यकर्ता एक बात कहते हैं कि कार्यकर्ता से बड़ा कोई पद नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो भाव आज भी जिंदा है और जब तक जिंदा रहूँगा तब जिंदा रहेगा। रही बात पार्टी को कोई जिम्मेवारी देने की, तो किसी ने हरियाणा की जिम्मेवारी को भी हल्का आंका होगा, लेकिन आज हमने उसको साबित कर दिया
तो ये पार्टी ने आज इतना बड़ा मान सम्मान दिया जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो योग्य समय पर पार्टी जैसी भूमिका देगी उसको ईमानदारी से करूँगा। और माथुर जी राजस्थान के लीडर थे, बड़े नेता थे, और अब वो क्योंकि राज्यपाल बन गए हैं वहाँ पे, तो एक बड़ा वैक्यूम है उस लेवल का, संगठन के लेवल का। और लोग आपकी भूमिका उस तरफ देख रहे हैं कि बड़े लेवल पे काम करने के लिए तैयार हैं। हरियाणा में रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के बाद में तो लोगों की अपेक्षाएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं। आपको लगता है कि उस जो स्थान है उसकी पूर्ति आप कर रहे हैं? जिस सब व्यक्तियों की अपनी खूबी खासियत होती है, जो मैंने कहा कि मैं उस बात पर कायम हूँ कि पार्टी जो भूमिका जब देती है, जब देगी और जैसी भूमिका देगी उसको ईमानदारी से करेंगे। राजस्थान जिताया, हरियाणा जिता दिए, 2 स्टेट जिता दिए, इसके बाद में व्यक्तिगत अपेक्षाएं भी कई बार हो जाती है खुद को भी। क्या आपको कभी नहीं होती इस तरह की चीज़ें? मुझे लगता है कि जो जीवन का अनुभव था, जो उतार चढ़ाव देखे, जो परिस्थितियां देखी, अब इन चीज़ों से ऊपर उठ गए। अब तो पार्टी को समर्पित है कि वो जो चाहें, जैसे चाहें। इसलिए हमारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं या इच्छाएं, अब मुझे लगता है मेरे पार्ट पे, मैं राजनीति में इसलिए किसी को कुछ लग सकता होगा, लेकिन मेरे पार्ट पर मेरी तरफ से तो मैं पार्टी को समर्पित हो चुका। अब जो पार्टी तय करेगी, जैसे करेगी, इसलिए अब लगता है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए मेरी प्राथमिकता नहीं। अच्छा, एक बड़ा तबका बेवजह आपके खिलाफ रहता है, एक बड़ा तबका आपके साथ रहता है, दोनों ही अकारण से लगते हैं। ऐसा क्यों है? क्या चक्कर है? ऐसे कम लोगों के साथ होता है, कम नेताओं के साथ होता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि बहुत बड़ा तबका मेरे साथ है और खिलाफ भी है बहुत लोगों को। लेकिन खिलाफ में तो थोड़ा सोशल मीडिया में जो इस तरीके के हल्के फुल्के से लोग होते हैं, वो कुछ कमेंटबाजी करते होंगे। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि मुझे पार्टी के भीतर और अक्रॉस पार्टी लाइन भी आम लोगों का भी मुझे प्यार मिला। और मैं खुशनसीब हूँ कि हर तबके का, हर क्षेत्र का व्यक्ति, देश में जहाँ जाता हूँ, पिछले दिनों कश्मीर में गया तो भी, उत्तर प्रदेश के कुछ संसदीय क्षेत्रों में गया, तो जहाँ गया वहाँ भी पार्टी के लोगों ने इज्जत मान सम्मान दी। तो मैं मानता हूँ कि आदमी की बाकी चीज़ों से, पद प्रतिष्ठा से बड़ी ये सम्मान है जो हमें मिला है। तो अच्छा है, लेकिन मान लो जो कोई तथाकथित रूप से विरोधी भी है या नाराज़ और निराश भी है, कहीं ना कहीं मेरा प्रचार ही कर रहा है, तो उनको भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी मुझे इंस्पायर करते होंगे कि मैं और ज़्यादा परिश्रम करूँ, उनको गलत साबित करूँ। इसलिए उनको भी बारंबार धन्यवाद है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इस तरीके के लोग हैं, उनके लिए तो ईसा मसीह की तरह इतना ही कह सकता हूँ कि भगवान उनका भला करे। 2 जीत लगातार बैक टू बैक आपने दिलाई है, उसके लिए आपको बधाई। और हरियाणा की बड़ी जीत, अनपेक्षित जीत आपको मिली है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आप आगे जाएं और परिश्रम तो आप कर ही रहे हैं, पार्टी आपको अच्छे पद पे पहुँचाए, इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर सतीश भुनिया, जो राजस्थान में अब शक्ति का केंद्र है, माने या नहीं माने, लेकिन केंद्र की भी नज़र यहाँ है और यहाँ के नेताओं की तो है ही है। आगे कहाँ जाएंगे, कहाँ इनका भविष्य है, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज की तारीख में देखा जाए तो राजस्थान में शक्ति का केंद्र बने हुए हैं।